बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 16 अप्रैल और दिन है जुमअतुल मुबारक का। पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों से जारी अफरा तफरी की सूरत हाल अब थमने लगी है। हालात मामूल की जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस दौरान हुकूमती ऐवानों में कहीं ना कहीं हलचल ज़रूर जारी है। ख़ास तौर पर आज होने वाली वफाकी काबीना में कुछ बड़ी तब्दीलियाँ सरप्राइजिंग सूरत हाल पैदा किए हुए हैं। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ये फ़ैसले ख़ुद वफाकी काबीना के अरकान के लिए भी सरप्राइज़ हैं? इस बारे में बात करेंगे, लेकिन हैरान कुन तौर पर हुकूमत ने इन तब्दीलियों के नतीजे में अपने स्टार परफॉर्मर वज़ीर से चंद ही दिनों में 2 वज़ारतें वापस लेकर उन्हें तीसरी वज़ारत का कलमदान दिया है, यानी हमाद अज़हर को। और बदले में 2.5 सालों में हुकूमत को मिला है चौथा वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की शक्ल में। शौकत तरीन हैं कौन? ये हुकूमत के मुआशी चैलेंजेस का किस तरह से सामना करेंगे, आज इस बारे में बात करेंगे। और ख़ास तौर पर सरप्राइजिंगली शौकत तरीन को ये ओहदा मिलने से चंद दिन पहले जब उन्हें ये बता दिया गया था, उस दिन भी उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत तगड़ी चार्जशीट पेश की है हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के हवाले से। और ख़ास तौर पर उन हालात में जब वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को बहुत अरसे से गाइड भी करते आ रहे हैं और अपनी तजावीज़ भी देते आ रहे हैं, तो उनकी जो चार्जशीट है उसमें क्या कहा गया और उनके नज़दीक इन सारे मुआशी मसाइल का हल क्या है, इस बारे में आपसे थोड़ी बात करनी है। पहले थिंक टैंक, फिर इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल और अब उन्हें बनाया गया है वज़ीर ख़जाना। और भी तब्दीलियाँ की गई हैं, उन पर बाद में बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी हमाद अज़हर साहब के हवाले से बात कर लेते हैं। हमाद अज़हर साहब इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा काम कर रहे थे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के नज़दीक वो एक स्टार परफॉर्मर है। तो अगर उन्हें इंडस्ट्रीज़ में वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे और चंद दिन के लिए ही उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाना था, तो बेहतर ये होता कि उन्हें वापस इंडस्ट्रीज़ में भेज दिया जाता ताकि वहाँ पर वो बेहतर काम कर सकते। लेकिन चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक ऐसी पोस्ट पर हैं जहाँ पर वो इन हालात को हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, बेहतर समझते हैं, इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया। लेकिन ये बात मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ कि ऐसे फ़ैसलों की तवक्को ख़ुद वफाकी काबीना के बहुत सारे अरकान को नहीं थी। और शायद ये उनके लिए सरप्राइजिंग सूरत हाल है कि हमाद अज़हर को चंद दिनों बाद ही उनके ओहदे से हटाकर एक ऐसा कलमदान दिया गया जिसमें वो पहले काम नहीं कर रहे थे। मुझे यकीन है कि आज का ये फ़ैसला ख़ुद हमाद अज़हर साहब के लिए भी सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि जब उन्हें कलमदान दिया गया तब से लेके अब तक उन्होंने भरपूर किस्म की ब्रीफिंग्स ली हैं वज़ारत ख़जाना में और एक तरह से फुल चार्ज उन्होंने संभाला था। और उनको ये बताया गया था कि वो अब लंबे अरसे के लिए अपनी इनिंग खेलेंगे। और हमारे साथ जिन वुज़रा की उस वक्त बात हुई, उन्होंने भी कहा कि हमाद अज़हर विल स्टे एज़ फाइनेंस मिनिस्टर। सिर्फ यही नहीं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवर्नर स्टेट बैंक के साथ मिलकर बैठे और एक लंबा रोड मैप तय किया गया। और बहुत से लोग जो करीबी थे वो ये बताते थे कि हमाद अज़हर विल स्टे एज़ फाइनेंस मिनिस्टर, वो अब तब्दील नहीं होंगे। हाँ, शौकत तरीन आए तो वो बैक एंड पे रह के उनको सपोर्ट ज़रूर कर सकेंगे एडवाइजरी काउंसिल के कन्वीनियर के तौर पर, लेकिन वज़ीर ख़जाना वो नहीं बन सकते, क्योंकि वो सेनेटर नहीं है, वो रुकन कौमी असम्बली नहीं है, और ये सब कुछ हमाद अज़हर थे। तो हमाद अज़हर साहब ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया, लंबी चौड़ी ट्वीट्स की, उनसे गाइडलाइंस ली, और एक तरह से वो ये सोच कर आए थे कि वो एक लंबी इनिंग खेलना चाहते हैं। लेकिन चंद ही दिनों के बाद उनको इस ओहदे से अलग कर दिया गया। ना सिर्फ इस ओहदे से अलग किया गया, बल्कि उनकी जो पहली वज़ारत थी उससे भी उन्हें हाथ धोना पड़ा और अब उन्हें तवानाई में भेजा गया है। तो शौकत तरीन को लाना हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज नहीं था, लेकिन उन्हें बरकरार रखना हुकूमत के लिए एक चैलेंज ज़रूर हो सकता है। ज़राए ऐसा बताते हैं कि एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए सेनेट की वो नशिस्त खाली कराई जा सकती है जो इसहाक डार के पास है, और उस नशिस्त पर फिर शौकत तरीन साहब को सेनेटर बनवा कर मुस्तकिल तौर पर वज़ीर ख़जाना बनाया जा सकता है। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, देखना है कि हुकूमत ये कर पाती है कि नहीं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के पास इख्तियार है उन्हें सिर्फ 6 महीने तक के लिए वज़ीर ख़जाना बनाए जाने का। आगे देखेंगे क्या होता है, लेकिन मज़ीद बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि शौकत तरीन हैं कौन। आप जानना चाहते होंगे उनका बैकग्राउंड क्या है, मुआशी तौर पर किस कदर समझ बूझ रखते हैं। तो शौकत तरीन साहब माहिर मुआशियात, माहिर मालियात, एक बैंकर और इस मुल्क की अमीर तरीन शख्सियत है। उनका शुमार चंद अमीर तरीन शख्सियात में होता है, और किसी वक्त में जब गोशवारे जारी किए गए थे इलेक्शन कमीशन के, तो वो अमीर तरीन सेनेटर्स में से एक थे जब वो पीपल्स पार्टी का दौर था। तो शौकत तरीन साहब मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, ओमान और इस समेत बहुत सारी खलीजी रियासतों में
اپنی سروسز دے چکے ہیں بطور کنزیومر بزنس مینیجر، یعنی ماہر معاشیات کے طور پر بہت سارے ممالک میں اپنی سروسز دے چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ 1997 میں تھائی لینڈ میں ایک سٹی بینک تھا جس کی شاخیں پاکستان میں بھی کھلی تھی، آج کل وہ بند ہے، لیکن سٹی بینک کے وہ مینیجر کے طور پر سروسز دیتے رہے، اور پھر پاکستان کا جو حبیب بینک لمیٹڈ ہے سب سے بڑا بینک، اس کے وہ صدر بھی بنے۔ بات صرف یہیں پر نہیں رکی، انہوں نے اپنے معاشی معاملات کا سفر آگے جاری رکھا اور پھر پاکستان میں سلک بینک کے 86% شیئرز کے بھی مالک ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنا بینک کا نظام بہت بہتر طریقے سے نہیں چلا سکے، لیکن ان کی کامیابی یہ ہے کہ کہاں ایک بزنس مینیجر کے طور پہ انہوں نے کام شروع کیا اور پھر ایک بڑے بینک کے 86% شیئرز کے وہ مالک بن گئے۔ اس طرح وہ آگے اپنا معاملہ چلاتے رہے، اور 2008 میں جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس وقت انہیں مشیر خزانہ کے عہدے پر تعینات کیا گیا۔ 2008 میں ہی وہ وقت تھا جب پاکستان پر کچھ عرصے کے لیے معاشی بحران آیا، تو پاکستان کو بہت زیادہ ضرورت تھی پیسوں کی، تو اس وقت یہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے IMF اور ورلڈ بینک سے پاکستان کو رقم دلانے کے لیے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ تو ان کو ایک طرح سے IMF کا گرو بھی کہا جاتا ہے، مطلب IMF اور ورلڈ بینک اور بڑے مالیاتی اداروں سے لین دین کس طرح کرنا ہے اور کس نوعیت کا کرنا ہے، کن شرائط پر کرنا ہے، یہ بیسیکلی اس کے ایک طرح سے بانی ہے، ان کو زیادہ ان معاملات کا پتہ ہے۔ اور ان کا جو موجودہ حکومت کے ساتھ اختلاف ہے وہ یہی ہے کہ موجودہ حکومت IMF سے جن شرائط کے اوپر لین دین کر رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا چارج شیٹ پیش کی کہ پاکستان IMF کو یہ بتائے کہ آپ دنیا کے ساتھ کس طرح چل رہے ہیں اور پاکستان کے ساتھ کس طرح چل رہے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک کلیدی نقطہ ہے کہ ہمیں IMF کے ساتھ معاملات کو مزید بہتر طریقے سے اور بہتر شرائط پر چلانا چاہیے۔ خیر، اصولوں کے بڑے پابند آدمی بتائے جاتے ہیں۔ 2010 میں 23 فروری 2010 میں انہوں نے اپنے عہدے سے اس لیے ریزائن کر دیا تھا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ رہا تھا، کیونکہ ان کا اپنا بینک تھا سلک بینک، اس کے معاملات چلانے تھے، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے یہ اپنے عہدے سے الگ ہو گئے اور ساری توجہ انہوں نے بینک کے اوپر مرکوز کر دی۔ اب بات کرتے ہیں شوکت ترین کی اس چارج شیٹ کے حوالے سے جو انہوں نے گورنمنٹ کی معاشی پالیسیوں کے حوالے سے پیش کی ہے۔ شوکت ترین وزیر خزانہ تو آج بنے ہیں، لیکن اس سے بہت پہلے سے جب سے یہ حکومت بنی ہے وہ پالیسی سازی یا فیصلہ سازی میں براہ راست نہیں لیکن کسی نہ کسی طرح سے شامل رہے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک معاشی تھنک ٹینک قائم کر رکھا تھا جس کا میں بہت بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں بڑے بڑے نامی گرامی معیشت دان تھے جو بیک اینڈ پہ رہ کے اپنی تجاویز دیتے رہے ہیں، اور فرنٹ پہ پھر حفیظ شیخ صاحب وزیر اعظم اور دیگر جو فیصلہ ساز لوگ ہیں وہ اس کو آگے بڑھاتے رہے۔ لیکن چونکہ براہ راست اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے، فیصلوں پر سگنیٹری نہیں تھے، اس لیے بہت ساری تجاویز ان کی رد بھی کی گئی ہیں۔ تو کچھ دنوں پہلے جب حماد اظہر کو وزیر خزانہ بنایا گیا، ٹھیک انہی دنوں میں ان کو ایک ایڈوائزری کونسل کا کنوینر بنایا گیا، معاشی ایڈوائزری کونسل، جس کے چیئرمین وزیر اعظم عمران خان ٹاپ پہ خود ہوں گے، نیچے ایڈوائزری کونسل کے کنوینر یہ، اور پھر ایک لمبا جوڑا معاشی تھنک ٹینک جس میں بینکوں کے سربراہان وغیرہ بھی شامل ہیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کے کیسز ختم ہوں گے تو یہ کوئی عہدہ لیں گے، تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ انہیں ایڈوائزری کونسل کا کنوینر بنا دیا جائے۔ لیکن آئی ڈونٹ نو کہ ابھی بیک اینڈ پہ کیا ڈسکشن ہوئی اور وہ راضی ہو گئے یہ عہدہ لینے پر، اس کے اوپر پھر کبھی بات کریں گے۔ لیکن اسی دوران جیو ٹیلی ویژن کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ انٹرویو میں انہوں نے حکومت کے خلاف بھرپور قسم کی ایک چارج شیٹ پیش کی، یعنی 4 سے 5 ایسے مین پوائنٹس انہوں نے بتائے جن کی بنا پر حکومت معاشی طور پر وہ سب کچھ اچیو نہیں کر سکتی جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ وہ 4 سے 5 پوائنٹس کیا ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ شوکت ترین نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 2.5 سالوں میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی کوئی معاشی سمت نہیں ہے، حکومت کو معلوم نہیں ہے کہ کس سمت میں آگے بڑھنا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات انہوں نے بتائی کہ پچھلے حکومت میں جو GDP گروتھ تھی وہ 5% سے زیادہ تھی، لیکن اس حکومت میں -1% پہ چلے گی۔ اس کی کلیدی وجہ یہ ہے کہ شرح سود کو غیر معمولی حد تک یعنی 13.25% تک بڑھا دیا گیا، جو اس خطے میں اس ریجن میں بلکہ ریجن سے باہر بھی بہت سارے ممالک سے کہیں زیادہ تھی۔ اس شرح سود کو ہر حالت میں کم ہونا ہی تھا، جو بعد میں کیا بھی گیا۔ دیر سے سمجھ آئی حکومت کے معاشی تھنک ٹینک کو، لیکن یہ کیا گیا۔ اس کے اوپر ان کا بہت سالڈ سٹینڈ ہے کہ 13.25% تک کی شرح سود غیر معمولی حد تک بڑھائی گئی تھی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ پھر ان کا ایک شدید اعتراض یہ ہے کہ ڈالر ایکسچینج ریٹ جب حکومت آئی تو 112 روپے پر تھا، اسے کرٹیل کیا جا سکتا تھا، 125-30 کے آس پاس روکا جا سکتا تھا، لیکن پھر
प्राइस लेने के लिए या मार्केट प्राइस लेने के लिए हुकूमत ने कंट्रोल छोड़ दिया बिल्कुल और डॉलर को ऊपर जाने दिया और 167 या 165 के लगभग ले गए, जो कि एक गलत डिसीजन था। इतना ज़्यादा डॉलर एक्सचेंज रेट नहीं होना चाहिए था। डॉलर एक्सचेंज रेट 167, आपका शरह सूद 13.25, तो ये दो बुनियादी चीज़ें बहुत ऊपर चली गई, जिनकी वजह से आपकी बेसिक नेसेसरीज़ जो थी वो महंगी हो गई। आटा, चीनी, दाल, चावल, ये सब कुछ महंगा हो गया। बेरोज़गारी भी इसी वजह से बढ़ी। शौकत तरीन साहब ये कहते हैं कि इब्तदाई दिनों में हुकूमत दुरुस्त फैसले नहीं कर सकी और उसी का खमियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। मैं समझता हूँ ये हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों पर एक बहुत बड़ी चार्जशीट है। बात सिर्फ यहीं पर भी नहीं रुकी, उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर में ना कोई रिकवरी हुई और ना ही गर्दिशी कर्जे को कम करने की तरफ तवज्जो दी गई, और इन दोनों सूरतों में जो नाकामी हुई उसका जो ज़िम्मेदार था उसको सज़ा कोई नहीं दी गई या उसको उनके ओहदों से अलग नहीं किया गया। तो गर्दिशी कर्जा कम ना होने का और पावर सेक्टर में इस्लाहात ना होने के ज़िम्मेदार कौन थे? वज़ीर तवानाई उमर अयूब। और आपको याद होना चाहिए कि आज उन्हें उनके ओहदे से अलग कर दिया गया है। शौकत तरीन की एंट्री होना और उमर अयूब को उनके ओहदे से हटाए जाना अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। शायद शौकत तरीन के कहने पर उनको हटाया गया है, मैं इस बारे में कंफर्मेशन नहीं कह सकता, लेकिन ये एक सवालिया निशान है, आप लोग खुद अच्छे से समझ सकते हैं। और सबसे अहम स्टैंस उनका IMF और वर्ल्ड बैंक से होने वाली लेन देन के हवाले से, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि वो ये चाहते हैं कि IMF पाकिस्तान के साथ भी उन्हीं शराइत पर, उन्हीं तरह से, उन्हीं मामलात को देखते हुए डील करे जिस तरह वो दूसरे ममालिक के साथ करता है। तो देखना है कि शौकत तरीन साहब आके अब IMF के साथ किस तरह से निगोशिएट करते हैं और क्या बताते हैं। इस हवाले से आपको अपडेट करता रहूँगा। तब्दीलियों का ये सिलसिला यहाँ पर रुकना नहीं है, ये कुछ और तब्दीलियाँ भी होनी है। कुछ वुज़रा ऐसे हैं जिनको अभी तक कलमदान वापस नहीं मिले, जैसे फैसल वाडा हैं, उस्मान डार हैं, उन्होंने ओहदे छोड़े थे तो जब वापस आना था तो उनको कलमदान मिलना था, लेकिन इन दोनों को अभी तक नहीं मिला। उस्मान डार तो अभी तक अपनी जो मसरूफियात हैं वो उसी तरह जारी रखे हुए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान उनको बहुत जल्द उनका ओहदा वापस लौटा देंगे मेरी इतलात के मुताबिक। फैसल वाडा समेत और बहुत से वज़ीर हैं, वो क्या करेंगे उनके बारे में आपको आने वाले दिनों में बताऊँगा। शिबली फराज को आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ओहदा मिल चुका है। आई होप कि कोई अच्छा सा वंडर हो जाए, लेकिन फवाद चौधरी साहब के जैसा शायद ना हो। एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कम रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।